फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा फेस, अच्छी पर्सनालिटी या फिर और कुछ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक। और मैं हूं सुनील यादव और आपके अपने शो का नाम है सफलता यूं ही नहीं मिलती, जिसमें हम आज आपको मिलाने वाले हैं सब टीवी और एनटीवी के पॉपुलर शो जीजाजी छत पर है, तेरा क्या होगा आलिया, हप्पू की उल्टन पलटन में शानदार अभिनय कर चुके नीलेश मालवी जी से, जो अपनी नर्मदापुरम से लेकर मुंबई तक की जर्नी के साथ साथ बताएंगे कि फिल्म या टीवी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। तो आइए सुनते हैं टीवी एक्टर नीलेश मालवी जी से उनके स्ट्रगल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। मेरा नाम नीलेश मालवीय है और मैं होशंगाबाद, जो अब नर्मदापुरम है, इस छोटे से शहर का एक छोटा सा शख्स हूँ, बच्चा हूँ, बालक हूँ। अभी युवा हो गया हूँ और ज़्यादा युवा हो गया हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक इस शहर का, माँ नर्मदा के आंचल में खेलता हुआ एक छोटा सा बच्चा हूँ। बच्चे से बचपन याद आता है और बचपन हर इंसान का बड़ा खूबसूरत होता है। और जब आप ऐसे छोटे शहर में होते हैं जहाँ की छोटी छोटी गलियां और बड़ी सी नदी, नर्मदा नदी, जिसे हम सब लोग अपनी माँ समझते हैं, तो हमारा स्कूल भी नर्मदा घाट पे ही था। और जो भी नर्मदा घाट पे, नर्मदा माँ के तट पे रहते हैं, वो सारे लोग घाट पे पाए जाते हैं। तो हम भी बचपन से ही स्कूल बंक करके घाट पे पहुंच जाते थे और घंटों घंटों नहाने का, पानी में तीरने का, तीरना बोलते हैं यहाँ पे, तैरना नहीं बोलते, तो तैरने का शौक करते रहते थे। और इस चक्कर में घर वालों की बहुत डांट भी पड़ती थी जब उन्हें पता चलता था, और इतनी डांट पड़ती थी कि ऐसा लगता था अगली बार नहीं जाएंगे। और फिर थोड़े दिन बाद फिर घाट पे। तो बचपन सौ दुर्गा देवी में मैं पढ़ता था, जो घाट पर ही है। उसके बाद जब नाइन्थ में पहुंचा तो गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो तकरीबन 150 साल पुराना स्कूल है, होशंगाबाद की सांस्कृतिक धरोहर है। और वहीं पर किले का भग्नावेश भी है, जहाँ से, अच्छा, होशंगाबाद की खासियत है कि आप जहाँ भी हो, नर्मदा नदी के किनारे हो, क्योंकि ये तट पे बना है। तो घूम फिर के, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप दोस्ती कर रहे हो, चाहे आप लड़ाई कर रहे हो, हर जगह जो है माँ नर्मदा आपके बगल में बह रही है शांति के साथ। भुक्ति मुक्ति दायिनी, पुण्य सलीला, माँ नर्मदा बह रही है आपके सामने। और आप किसी भी मानसिक स्थिति में हो, जब आप माँ को बहते हुए देखते हैं, तो वो मानसिक स्थिति शांत हो जाती है। इस बात को कह पाना अब संभव हुआ है, लेकिन इस बात को महसूस करना बचपन से ही संभव हो गया था। क्योंकि जब भी आपका मानसिक तनाव होता है और आप घाट पे जाकर बैठ जाते हैं, और वो मछलियां आती जाती हैं, या कोई तैर रहा है, नहा रहा है, या दर्शनार्थी आए हैं, या गांव से लोग आए हैं, वो लोग को देख के आपका दिल खुश होता है। तो इसी समय बचपन से स्कूल में मुझे नाटक, भाषण, कविता, मोनो एक्टिंग और जितनी भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो स्टेज पर होती है, उनका बड़ा शौक था। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों को इस बात का शौक नहीं था, क्योंकि वो लोग खेलने में, मतलब गेम्स की चीज़ों में, स्टेडियम में, क्रिकेट में और बाकी चीज़ों में थे। लेकिन हमको सांस्कृतिक, मतलब मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जिसमें स्टेज पर जाना होता है, माइक पकड़ना होता है, कुछ बोलना होता है, दर्शकों से रूबरू होना होता है, उसमें बड़ा मज़ा आता था। लेकिन बचपन में ये सब असंगठित रूप से होता है, मतलब आपको पता नहीं होता कि आपको अच्छा लग रहा है तो क्या आप इसमें आगे जाओगे का तक हम सोचते ही नहीं हैं उस समय, हम लोग करते हैं। और घर वाले भी मना नहीं करते, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं,
उसमें अगर बच्चा भाग ले रहा है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो उनको इस बात की तकलीफ थी कि यार ये गेम्स में भाग नहीं लेता किसी भी। अब गेम्स हमारे कप ऑफ टी था नहीं, इसलिए गेम्स में हमने भाग नहीं लिया। लेकिन भाषण प्रतियोगिता होती थी, लिखने की प्रतियोगिता होती थी, निबंध प्रतियोगिता होती थी, उन सब में हम आगे होते थे और उन चीज़ों को करते थे। लेकिन नाटक, मोनो एक्टिंग, डांस और गाना गाना जो बिल्कुल नहीं आता मुझे, मगर माइक पे ज़रूर पहुंच जाते थे गाने के लिए। एक कोरस में हम लोग गाना गाते थे। उसके बाद जब कॉलेज में पहुंचे तो वहाँ पर जो सारे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनमें भी भाग लेना चालू किया। उनमें तब हमारे यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे, मगर ये उस समय की बात है, 20-1 साल पहले की बात है, उससे भी थोड़ी 21-22-23 साल पहले की बात है। तो यूथ फेस्टिवल में नाटकों का एक ग्रुप जाया करता था और नुक्कड़ नाटक भी करते थे हम लोग। अच्छा, लेकिन ये यहाँ तक की कहानी जो पहुंची है, इस कहानी में कहीं ये नहीं था कि हमको अभिनय, एक्टिंग और फिल्म लाइन इसमें जाना है। हाँ, लगता था, फिल्म देखने जाते थे टॉकीज के अंदर, सिनेमा हॉल में, तो लगता था कि यार वाह, ये है सही जगह। मगर इधर कैसे पहुंचते हैं, अब कैसे जाते हैं, ये पता नहीं था। इत्तेफाक से 1983 में मेरे घर वालों ने टीवी की दुकान खोल ली। अब टीवी की दुकान खुली तो सिनेमा अपने आप में कौतूहल था, टीवी एक और कौतूहल हो गया। मतलब मैंने अकेले में कई टीवियां खोल के कोशिश की कि मैं उसके अंदर आ जाऊं, और इसमें कई टीवियां खराब भी हुई, करंट भी लगा और पिटाइयां भी हुई। लेकिन एक नया संसार दिख रहा था कि टीवी में भी लोग काम कर रहे हैं। नुक्कड़ आता था, हम लोग आता था, बुनियाद आता था, तमस आता था, मालगुडी डेज आता था, तरह तरह के सीरियल, तरह तरह के, और हफ्ते के हफ्ते एक एक एपिसोड आता था। उसको देखने के लिए पूरी बेकरारी रहती थी कि अगले हफ्ते क्या होने वाला। महाभारत रामायण को कोई कैसे भूल सकता है। सड़कें खाली हो जाती थी और डिस्कशन में वही सब्जेक्ट होता था कि आज पता है क्या होने वाला है, और पता है कल क्या हुआ था या पिछले हफ्ते क्या हुआ था। तो इंटरेस्ट का एक दौर उस तरफ बहुत चलता था, मगर उसके बाद भी मुझे लगता था ये बात तो सब लोग कर रहे हैं, आम जनता भी करती है, तो अभिनय में मैं जा पाऊं, ऐसी गहन अभिरुचि मुझे नहीं दिखती थी। लगता था कि मुझे करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके संदर्भ में मैं निश्चित नहीं हो पा रहा था। जब कॉलेज में पहुंचा, और चूंकि परिवार में कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमारा पूरा परिवार, हमारे मध्य प्रदेश में सभी परिवारों में डॉक्टर या इंजीनियर की तरफ बड़ा ध्यान दिलवाते हैं। पीईटी दो, पीपीटी दो। तो मैंने पीईटी मुझे दिलवाई गई और मैंने पीईटी दी, और कई बार दी, और क्या होना था ये तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारा उसमें सिलेक्शन होना नहीं था, क्योंकि उतनी तैयारी नहीं थी। उससे भी बड़ी बात ये थी कि उतना इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट में। पर पिताजी का मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो बाद में एक प्राइवेट कॉलेज खुला AIIMS का भोपाल में, उसमें दाखिला दिला दिया। अब वो दाखिला मिला जब, तो 6 महीने हमारे लिए, हम हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं, इंग्लिश इतनी समझते हैं जितनी समझ में आती है। समझ में सारी आती है, पर बोलने में और समझने में हिंदी भाषा को इसलिए आगे रखते हैं क्योंकि वही हमारे आत्मा की भाषा है, हमारी भावों की भाषा है। इंग्लिश बोलते समय आज भी वो इमोशन नहीं आते, वो भाव नहीं आते, वो एक ऊपरी ऊपरी रहती है, हाउ आर यू और ये और वो। तो उसमें, हालांकि मुंबई में तकरीबन लोग जो हमारी लाइन के हैं वो हिंदी के डायलॉग भी इंग्लिश में समझाते हैं, और हम उनको इंग्लिश की बात भी हिंदी में समझाते हैं। ये हमारा पन है, हमारे शहर का पन है। या यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास कोई भी भाषा हो, आप किसी भाषा को नहीं जानते हो, जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप स्वाभाविक रूप से जिस भी भाषा में
कंफर्म हैं उसी भाषा में आप अपनी बात कहिए, जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा। फिर हम लोग जो है इस भाषा में कंफर्म थे, और हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा थी। उसी भाषा में हमने सारे काम किए थे, नाटक किए थे, निबंध किए थे, कविता की थी, भाषण दिए थे, माइक पे, मेले के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है। पर पिताजी मूलतः ये चाहते थे कि मैं पढ़ाई करके अच्छा काम करूं, और अगर पढ़ाई नहीं करता हूं तो दुकान संभालूं जो थी हमारी, और अगर दुकान नहीं संभालता हूं तो हम कहीं लगवा देते ठेकेदारी वगैरह में। तो भोपाल में मैं बता रहा था आपको, इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। एक सेमेस्टर के बाद वहाँ पर दूसरे प्रदेश के बहुत सारे बच्चे थे, उन लोगों से जैसा कि होता है लड़ाई हो गई, और काफ़ी लड़ाई हो गई। लड़ाई में मारामारी हो गई। एक उम्र होती है जब पूरे आलम को, ये एक नाटक का डायलॉग है, पूरे आलम को फतेह करने की मन में भावना रहती है। तो वो उम्र थी। हमें लगा कि दूसरे प्रदेश के लड़के लोग आके हमको डरा रहे हैं, तो लड़ाई काफ़ी बढ़ गई। और घूमकर जो आपके मन की मुख्य चाह होती है, अगर आप कुछ और करने भी लगते हैं ना, तो वो आपको वहां पहुंचाती है। अगर वो आपके अंदर बनी हुई है भावना कि आपको वो करना है, और वो आपकी आत्मा की चाह है, तो घटनाएं उस तरीके से आकार लेती है। यहाँ पर ये हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़ाई के बाद हमारी टीसी निकाल दी गई, और हमें नमस्ते कर दिया कि भैया आप यहाँ के लायक हो नहीं। इस बात से पिताजी बहुत नाराज हुए, और उन्होंने इटारसी में हमारे किसी परिचित का खेत था 8 एकड़ का, वहां पर हमको खेती में लगा दिया। खेती में लगाया ऐसा नहीं कि बाबू साहब जैसे नौकर चाकर लगे हैं काम करेंगे। एक बंदा था और एक मैं था, और 8 एकड़ खेत था। तो गेहूं, सोयाबीन फसल कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, मेड़ बना रहे हैं ये। और मुझे बड़ा मजा भी आया उस पूरे दौर में, क्योंकि भोपाल में एक जिंदगी जी रहा था, और अचानक गांव में आ गया, खेत में आ गया, मिट्टी में आ गया। तो वो एक जीवन चलता रहा। और मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, रामजी बाबा का मेला होता है होशंगाबाद में, तो मुझे उस साल लोकमन गेहूं सबसे अच्छा उगाया का किसान का प्रमाण पत्र रामजी बाबा मेले में दिया गया कि उत्कृष्ट फसल का पुरस्कार मिला। लेकिन मैंने जैसे कहा कि नियति हमेशा अपना खेल खेलती है। तो जब हमने सोयाबीन की फसल लगाई, तो उस बरस मध्य प्रदेश में बहुत बारिश हो रही। फसल लगने के लिए कुछ दिन खाली चाहिए थे, जिससे बता रह सके, फिर आप उसमें बुआई कर सके। और उसके बाद हमने बुआई करी, और उसके बाद फिर बारिश हो गई उसी दिन रात में। तो वो फसल किसी भी तरीके से हो नहीं पाई। वो फसल नहीं हुई तो वो भी छूट गया काम। अब वो काम छूट गया, हमने कहा पिताजी से कि हमें बम्बई जाना है। अच्छा, पहले सिवाय बम्बई के कोई रास्ता नहीं था, अब ऐसा नहीं है। अब आप घर पे बैठे बैठे अपनी प्रतिभा को तरह तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कच्चा बादाम, या बचपन का प्यार, या रानू मंडल, कहीं से भी उठ के कोई भी जा सकता है बहुत ऊपर तक। और आप अपने क्रिएटिवली जो आपको खुजली होती है, जिसे बोलते हैं, वो निपटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, उसी तरीके से परिवार के साथ रहकर भी। पर पहले ये सुविधा नहीं थी, हमें परिवार छोड़ना पड़ता था क्योंकि मुंबई जाना है। तो पिताजी ने फिर बुरी तरीके से डांटा, और उसके बाद मुझे एक अखबार नर्मदा पथ चालू करवा दिया। अब साहब उसका संपादक मैं, प्रकाशक मैं, मुद्रक में, हॉकर में, उसका पत्रकार में, वन मैन आर्मी।
छोटा अखबार था। राजनीतिक परिदृश्य के कारण शुरू हुआ था अखबार, लेकिन शुरू के 6-8 महीने बाद ही मैंने उसको साहित्यिक अखबार बना दिया। उस समय पीठ पत्रकारिता यहाँ पर बहुत जोरों पे थी। मतलब इस हफ्ते खबर आती थी कि अगले हफ्ते एक इंजीनियर का पर्दाफाश, और अगले हफ्ते उसकी कुछ खबर नहीं होती थी क्योंकि सेटअप हो गया होता था। तो उस तरीके का अखबार लोग सोचते थे हमसे कि हमने भी शायद उसी लिए निकाला होगा, पर मैं उस बात से बड़ा खफा था। मैंने उसको साहित्यिक रूप से होशंगाबाद, इटारसी और आसपास के जितने भी साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनके घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, उनकी रचनाएं ली और उनको अखबार में छापा। साहित्य की तरफ जब आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आपका नुकसान होने लगता है, तो अखबार मरने लगा। क्योंकि अखबार में पढ़ने के लिए कविताएं थी, कहानियां थी, जो कोई नहीं पढ़ना चाहता, वो तो कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कुछ सनसनीखेज कहानियां, वो मेरा अखबार दे नहीं रहा था और ना देना चाहता था। क्योंकि मेरा मन कलाकार का था, मुझे पक्का नहीं पता था, लेकिन था तो कलाकार का, नाम नहीं पता था। तो हमने 6-8 महीने के बाद हमारा अखबार मर गया। अब क्या करें? अब फिर होशंगाबाद में बेरोजगार से परिवार के साथ कुछ अच्छी कुछ बुरी आदतों में लग के, लेकिन मेरा लगातार ये था कि पिताजी से अनुमति लेकर ही जाऊंगा। जा तो सकता था क्योंकि इतने स्वतंत्र थे और मित्रता बना ली थी, उम्र भी इतनी हो गई थी कि 22 साल उम्र होगी अगर उस समय, तो 22 साल की उम्र में आदमी की शादी हो जाती है, 21 साल में सरकार गारंटी दे देती है। तो इतना बड़ा एडल्ट तो था कि मैं जा सकता था, मगर मैंने आने वाले 2-3 साल तक पिताजी से कहता रहा और वो मना करते रहे, और मैं कहता रहा और वो मना करते रहे, और एक दिन उन्होंने थक हार के हाँ कर दी। मैं शायद 23-24 साल का था तब मैं यहाँ से मुंबई गया। अब इतना आसान तो वहां भी नहीं था, और इतना आसान है आज भी नहीं है मेरे लिए भी, चाहे बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारा काम किया हो, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन ऐसी है जहाँ जो आपको जीरो बहुत जल्दी करती है, किसी को भी। तो जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई अभिनेता बिना पैसे के जी रहा है, तो आपको लगता होगा कि यार ये तो क्या झूठी बात है। ऐसी झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। एक कलाकार का दर्द जो है और एक अभिनेता का दर्द वो कोई समझ नहीं सकता। आपने जैसे मैंने कोई सीरियल में मेन लीड किया, एक अच्छा पैसा मिला मुझे, वो बंद हुआ, उसके बाद भी तो मैं वहां जी रहा हूँ। उस शहर का खर्चा, जीवन का खर्चा, दवाई बीमारी का खर्चा, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, ये सारी चीजें भी तो होती हैं। और अगर आप होशंगाबाद में रहना चाहें तो मैं आपको बहुत अच्छे से बोलूँ कि बहुत कम अमाउंट में आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं होशंगाबाद और आसपास के इलाके में। और जितना और रिमोट एरिया में जाएंगे वो पैसा थोड़ा कम ही हो जाएगा और जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और मुंबई में उल्टा है, वहां पर आप कमाते हैं नहीं कमाते हैं इससे कोई मतलब नहीं, खर्चे आपके तय हैं। अगर आप मकान किराए से लेके रह रहे हैं तो आपको उसका भाड़ा देना है, किराया देना है। उसके अलावा जो दीगर खर्चे होते हैं, आवन जावन, आना जाना और बिजली पानी, ये सारी चीज़ों के जो खर्चे होते हैं, और मुंबई एक्टर का मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी हो जाता है। और वो काफ़ी खर्चों के कारण अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो वो खर्चे तो हो रहे हैं। अब वो खर्चे हो रहे हैं तो भैया उन खर्चों को कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ काम करो या फिर किसी से उधार लो। अब काम करा, कुछ और काम करने बैठ गए। ऐसे हमारे कई मित्र हैं जो एक्टर ही हमारे साथ गए थे, अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन कुछ और काम करने लगे ऑफ कैमरा। कोई राइटिंग करने लगा, कोई डायरेक्शन में आ गया, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ फिल्म लाइन के अंदर ही कर रहे थे और उसमें बहुत पैसा होता है। तो वो पैसे और वो जिम्मेदारी ने उनको वापस एक्टिंग में लौटने नहीं दिया। मेरा 22 साल से एक ही संकल्प है कि मैं अभिनेता के रूप में ही मरूंगा। मेरा जीवन अभिनय है। आज भी मतलब अभी तत्काल भी मुझे ऑफ कैमरे पे क्रिएटिव और इसके जॉब बहुत सारे ऑफर होते हैं,
और जिनका धन बहुत अच्छा होता है, अभिनय से ज्यादा अच्छा होता है। जितना हम अभिनय में कमाएंगे उससे ज्यादा कमाएंगे। और एक और बात बता देता हूँ, सब लोगों को गलतफहमी होगी कि सीरियल कर रहा बंदा तो लाखों रुपए लेके जा रहा। नहीं नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा अमाउंट होता है, सीरियल है वो, उसका एक बजट होता है, एक छोटा अमाउंट होता है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि आज आपने काम किया, वो पेमेंट 6 महीने बाद आपके पास आता है। 6 महीने, 3 महीने कहा जाता है और 6 महीने के बाद आपके पास वो पैसा पहुंचता है जो आपने 6 महीने पहले काम किया था। ये भी एक बहुत तपस्या वाली बात है। अगर आप अभिनेता बनने की सोच रहे हैं तो आप ये जान लीजिए आप संत बनने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपको इतना संयम, इतना धैर्य और इतनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। और उस सहन शक्ति के साथ आपको मुस्कुराते हुए जब भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें तकलीफें, चाहे आपके घर में किसी की मौत ही क्यों ना हो गई, वो नहीं चलेगी। आपको उस किरदार में रहना पड़ेगा जो किरदार आपको दिया गया है। जो आपका खुद का किरदार है वो अलग है। तो ऐसी स्थिति मेरे साथ सब हुई। पिताजी के देहांत के बाद मुझे एकदम काम पे जाना पड़ा, और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। अब तकलीफों की बात करेंगे तो बहुत सारी होती तकलीफें, मगर तकलीफ हमको लगती है वो सापेक्ष रूप से इसलिए, जैसे कि अगर हम इस दीवार को तोड़ के बनाएंगे तो इसको तोड़ना तो पड़ेगा ना। वो तोड़ने का दर्द, वो बनने तक का दर्द जो है, वो दर्द तो होगा ही ना वो। लेकिन हम दीवार के संबंध में वो दर्द की विषय में नहीं सोचेंगे, लेकिन जब अपने संबंध में आता है तो हमें वो दर्द हो जाता है। तो 50 चीजें ऐसी होती जाती हैं जिसके बिना जिंदगी नहीं चलती, मगर जिसका आप उल्लेख नहीं कर सकते, जो आप किसी को बता नहीं सकते। इनफैक्ट हर फील्ड में ऐसा होता है कि आप अपनी तकलीफों के साथ किसी को बता नहीं सकते, मगर जब आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, जब आप अपने गृह नगर में रहते हैं, जहां पर आपका घर है, आपको जानने वाले लोग हैं, तो कंफर्टेबल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की आबादी 4-5 करोड़ है, जहाँ पर हर चीज पैसे से ही हो सकती है, वहां पर मैं होशंगाबाद में बिना पैसे के कुछ भी ले सकता हूँ। अभी नहीं, पहले भी जब मैं यहाँ रहता था तब भी मैं पेट्रोल पंप पे मेरी उधारी चलती थी कि हम जाके पेट्रोल डलवा लेते थे, लिख लेना भैया चलेगा काम, कब दे रहे हो, दे देंगे, अरे दे देंगे, खाते कमाते, कोई दिक्कत थोड़ी है, इस टाइप से। वहां ऐसा नहीं होता। एक और चीज, अपनी जगह पर रहते वक्त कंफर्टेबल जोन बहुत अच्छा होता है। कंफर्टेबल जोन ऐसा है कि देखिए, एक और चीज की बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लड़कियों को तो पूरी शिक्षा दी जाती कपड़े धोने की, खाना बनाने की, घर साफ करने की। दुर्भाग्य यह है कि लड़कों को नहीं दी जाती। ये स्किल है। जो कोई लोग भी और लड़के लोग ये देख रहे हो, जब ये प्रसारित हो रहा हो, तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपकी स्किल में भोजन बनाना, खाना बनाना, घर साफ रखना, कपड़े धोना और जितने भी काम होते हैं जो घर के, जिनको आप ये सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है, वो आपको अगर वो आपको आता है तो आप और आसानी से इस संघर्ष की फील्ड को जीत सकेंगे। क्योंकि आप किसी मानसिक स्थिति से आए घर पे, अब आप सोच रहे हैं खाने का क्या होगा, क्योंकि आपको तो बनाना आता नहीं, तो आप उसी मानसिक स्थिति में रहेंगे। आप होटल से ऑर्डर करेंगे, पैसों का भी नाश होगा, स्वास्थ्य का भी नाश होगा, और साथ ही साथ आपकी वो मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप एक बुरी स्थिति का सामना करके आ रहे हैं, घर आए और अचानक आप खाना बनाने लग गए, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका माइंड बदलने लगता है, आप कपड़े धोने लगते हैं, आप घर साफ करने लगते हैं, अचानक आप फ्रेश फील करने लगते हैं। तो ये स्किल है। जो लोग भी ये देख रहे हैं, वो अगर उनको ये नहीं आता है तो भैया बहुत प्रेम के साथ इसको सीख लेना। और अब तो लड़कियां भी नहीं सीख रही हैं, ये उल्टा एक जमाना आ गया, तो वो भी सीखें अगर उनको बाहर रहने का है। क्योंकि आप कितना होटल का खाएंगे और कितना आप मेड या उसके भरोसे करेंगे, आपको आना चाहिए। तो हमारा संघर्ष ये भी था। जब हम मुंबई पहुंचे तो हमें कुछ नहीं आता था सिवाय चाय बनाने में। घर में बहुत ज्यादा प्यार से रखा तो पानी भी उठ के नहीं पीना पड़ता था, ऐसा हो जाता था।
अब ये अलग संघर्ष चल रहा था, काम का अलग संघर्ष चल रहा था, जीवन का अलग संघर्ष चल रहा था। मगर इन सब चीजों के बावजूद मैं एक बात कहता हूँ, देखिए अगर आपको एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो ये लाइन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपको कभी सेटल नहीं होने देती है। हाँ, अगर आपकी मुकद्दर चल जाए, आपकी किस्मत चल जाए, तो 2 साल में ही आपको बहुत कुछ उद्धार हो सकता है, मगर वो आप सोच के नहीं चल सकते। वो आप ये तय करके नहीं चल सकते कि अभी मैं जाऊंगा 1 साल बाद मेरा सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी ऐसा लगा था, मैं 98 लास्ट में गया था, मुझे लगा था मैं 99 तक तो स्टार बन के तैयार हो जाऊंगा। फिल्म भी मिल गई श्याम बेनेगल साहब की, मुझे वहां जाते थे 6 महीने बाद। आर्ट मूवी थी, हालांकि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई क्योंकि मैं कमर्शियल मूवी करना चाहता था, मुझे आर्ट मूवी मिल गई। और उसमें रघुवीर यादव, सीमा विश्वास, और शूटिंग करने के लिए वो MP आए वो लोग। तो सागर में शूटिंग होनी थी, सागर के पास गांव में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार अब हो जाएगा। फिर सीरियल मिला, नया जमाना, ZTV नया चालू हुआ था उस समय, केबल टीवी नई नई शुरू हुई थी, तो बहुत उसमें सारी चीजें थी। फिर सीरियल हम लोग शूट कर लेते थे, उसके बाद होशंगाबाद आते थे, यहाँ बैठ के देखते थे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि वहाँ उस समय पहले एपिसोडिक काम होता था, डेली सोप नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे डेली सोप का जमाना आया, छोटे मोटे काम भी किए, बड़े काम भी किए, कई साल चलते चले गए। 2006 में जाके मुझे तिग्मांशु धीलिया साहब का एक सीरियल मोहल्ला मोहब्बत वाला मिला, उसमें मुख्य किरदार था मेरा, मेरे साथ 3 लड़के और थे, हम 4 लड़कों का मुख्य किरदार था और एक लड़की थी। और ये सीरियल जो था हरिशंकर परसाई जी की नहीं, शरद जोशी जी की या हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने, उस पर आधारित था। वो किया, उसने एकदम स्टार बना दिया। और वो पीक पे हम पहुंचे, अचानक सीरियल बंद हुआ, दूसरे सीरियल मिल गए, पैसे भी मिलने लगे, बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे। जब आपकी सफलता आपको बुला रही होती है, उसी वक्त आपका घर हिल जाता है। मैं उस समय विवाह करने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे लगा था मेरा ठीक चल रहा है जीवन, कमा भी रहा हूँ, काम भी मिल रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। इसी बीच में मेरे पिताजी बीमार पड़े, और ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे पहुंचना पड़ा, और अगले 6 महीने तक उनका हमने इलाज किया। और उस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी धन हमारे पास संचित था, जो कुछ भी कमाया था, सब खत्म हो गया, ऊपर से कर्जा लिया। उसका गम नहीं है, गम इस बात का है कि इतना कुछ करके भी हम उनको बचा नहीं पाए। 2008 में वो हमको छोड़ के चले गए, और उस समय मुझे नरेशन का काम भी करता था, मतलब स्क्रिप्ट नरेट करता था लोगों के पास जाके। तो एक बड़े स्टार, इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार खान्स में से, उनको नरेशन का डेट डिसाइड थी, और उस दिन पिताजी की 13वीं थी, मुझे जाना पड़ा, क्योंकि काम, मेरे सारे रिश्तेदार, परिवार के लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए सबने, कि तुम्हें इस वक्त परिवार को देखना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए, स्थापित होना है, तो मुझे वो भी देखना था। बहुत मुश्किल बात है इस बात का फैसला कर पाना कि ये सही था कि वो सही था, लेकिन किसी एक चीज के साथ आप आगे बढ़ते, मैं उसके साथ आगे बढ़ा, और आने वाले 10 साल बहुत तकलीफ के बीते। इसी बीच में
इन सब तनावों से ग्रस्त होकर मैं डायबिटिक हो गया। और डायबिटीज भी ऐसी कि जब चेक हुई तो 650। तो 650 तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। 450 वालों को तो आईसीयू में भर्ती देखा था। और मैं टूटना चालू हो गया, पर डटा रहा और मैं टूटने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि मैं कई घंटों धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, बीमारी, स्थिति और जो कुछ भी बुरा हो सकता है, उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ये हुआ कि एक जगह मैं सीन करने गया और दो लाइन नहीं बोल पाया रहा। सारी यूनिट और डायरेक्टर बुरी तरीके से चिल्लाए, क्या नल्ला एक्टर बुलाया है, 2 लाइन नहीं बोल पा रहा। अब 2 लाइन बहुत सिंपल थी, मेरी जबान ही नहीं खुल रही थी, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उस कंडीशन में फिर लगा कि यार एक्टिंग छोड़ देता हूं। अब 2 लाइन भी नहीं बोल पा रहा हूँ, स्थिति भी वैसी नहीं है। और मैंने उल्लेख नहीं किया शुरुआत से ही, मैं कोई ऐसा सुदर्शन नवयुवक नहीं था, गबरू नौजवान जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत बॉडी बिल्डर और चश्मा लगा हुआ है, ये भी नंबर वाला है, आंखों की भी, और सामान्य कदकाठी का मध्य प्रदेश का एक आम सा आदमी सा। रंगत थी, बनावट थी, स्थिति थी। तो वहां पर मैंने देखा है कि मॉडल टाइप में जो लोग थे उनको बहुत जल्दी चांस मिलता था और उनको मेन लीड के लिए मिल जाता था, चाहे वो 2 लाइन बोल पाए या ना बोल पाए। और हम जैसे लोग चाहे कितना ही बोल लें, कितना भी परफॉर्म कर दें, उसको साइड में रोल के लिए बुलाते थे। ये सब भी झेला है। मगर किसी ने मुझे एक बात कही थी बॉम्बे में कि भैया ये जो तकलीफें हैं, ये जो चीजें हैं, ये तुमसे डॉक्टर ने तो नहीं कहा था कि तुम ये करो। अगर आप इस लाइन को चुने हैं, अगर आपने सिक्का उठाया है, तो फिर हेड और टेल दोनों आएगा, दोनों चीजें आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा आएगा, सिर्फ खुशी खुशी के दिन रहेंगे, सिर्फ बहुत सीरियल, फिल्म, एक्टिंग यही रहेगी आपकी लाइफ में। तकलीफें भी तो आएंगी। और ये बिल्कुल उसकी तरह है कि जैसे आप मिठाई को डिस्प्ले में जब देखते हैं, बड़ी सुंदर दिखती, काजू कतली, उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा रहता, चांदी का वर्क, इलायची के दाने, कुछ मिठाइयों पे लाल, पीला, हरा, देख के बड़ा अच्छा लगता, मन भी ललचाता है। लेकिन उसकी जो पीछे की प्रोसेस है, जहां से वो बनना चालू होती है, उसको कोई नहीं देखता। एक्टिंग को देखते हैं जब आप और सारी दुनिया, तो वो डिस्प्ले में रखी हुई मिठाई की तरह होती है, जिसे आप जब देख रहे होते हैं तो आपको ललचाने के लिए वो दिखाई जा रही है उस तरीके से कि आप उसको देखें। मगर उसके पीछे की जो प्रोसेस होती है, वो पसीने में निकलता हुआ हलवाई, वो सारा सामान मिलाता हुआ लड़का या कारीगर, वो सब चीजें आप देखना नहीं चाहते उस वक्त आप डिस्प्ले की और उस रेट पे आपको वो पसंद आती है। ऐसे ही जब आप फिल्म को, सीरियल को, टीवी को या किसी भी नाटक को देखते हैं, तो आप डिस्प्ले पे रखी हुई चीज देख रहे हैं। अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं, उसका मजा के अलावा अंदर जाके मजा उठाना चाहते हैं, तो आपको उसके पीछे पहुंचना पड़ेगा। और पीछे पहुंच के उसकी जो सच्चाई है उसको देख के आपको ऐसा लग सकता है, कई लोगों को ऐसा लग सकता है, कई लोगों को ऐसा लगा कि अरे और ये क्या है, ये जो हीरोइन आपको इतनी अच्छी दिख रही है, या जो बंदा आपको इतना अच्छा एक्टिंग करता दिख रहा है, वो नॉर्मल आदमी भी है भाई। वो अपनी आम जिंदगी में आप और हमारे ही तरह है। किसी भी फील्ड में जब आपको जाना होता है या आपको जाना है, तो उसकी अच्छाई बुराई सारी चीजों के साथ ही जाना पड़ता है।
उसकी जो प्रोसेस होती है उससे गुजरना ही पड़ता है। उस प्रोसेस को आप बाईपास नहीं कर सकते। अगर कर देते हैं आप किसी तरीके से, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने मेहनत नहीं करी और अचानक आपको बहुत सारा धन मिल गया, तो वो धन आपके पास ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपने मेहनत करके पैसे की कीमत समझी, उसके बाद आपको किस्मत से धन मिला, वो टिक सकता है, क्योंकि आपने उसके लिए पूरी मेहनत की है। आपने कीमत समझी है उस बात की। कि हम जैसे करोड़पति में देखते हैं ना कि 5 करोड़ जीतने के बाद फिर गरीब हो गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उसकी उनकी तैयारी नहीं थी। जब आपके पास, और तैयारी किस चीज की होनी चाहिए? सफलता की नहीं, असफलता की तैयारी, हारने की तैयारी, हार के खड़े होने की तैयारी। 100-200 लोग जब आपको गरिया रहे हैं एक साथ, आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उस वक्त अपने सीने को तान के और अपने चेहरे को खड़ा करके ये खड़ा होके कहने की जरूरत होती है कि मैं करके दिखाऊंगा। ये तैयारी। और उसके बावजूद आपको पता ही नहीं होता कि कब आपको सफलता मिलेगी। रोज हारने की तैयारी, आपको रोज असफलता की तैयारी रखनी पड़ती है, तब जाके आप इस लाइन को जी सकते हो। और इसी लाइन को क्या, जो भी कॉम्पिटिटिव लाइन है, जो भी प्रतियोगी लाइन है, मुझे कई स्टारों ने आत्महत्या कर ली अभी। हम सब लोग सोचते हैं ना उनके बारे में कि यार क्या बात हुई ऐसी जो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकले, 200-250-300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उनके पास, नाम उनका फेमस है। अब आप इस कहानी को मेरी तरह से देखिए कि बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, चीजें बनी बनाई मिलती चली गई। मैं यहाँ आया तो यहाँ से किसी ने मेरा हाथ पकड़ के वहां ले गया, वहां पहुंचा तो वहां से किसी ने हाथ पकड़ के वहां ले गया, वहां पहुंचा तो वहां से किसी ने ऊपर लेके चला गया, वहां लेके ऊपर ले आ गया। तो उस पूरे प्रकरण में जो प्रोसेस में ऊपर जाने की कला थी, उसमें जो आपकी प्रोसेस थी, जो विकास की परंपरा प्रक्रिया थी, वो आपने बाईपास कर दी। और जब आप बाईपास कर देते तो आपको लगता है क्या यार इसमें, अब क्या करूं, जीऊं कि मरूं। मुझे रोज और 1000 बार मुंबई में रह के तकरीबन बहुत दिन ये ख्याल आते थे कि यार मैं आत्महत्या कर लेता हूं। ये ख्याल आता है, सबको आता है, स्वाभाविक है। लेकिन ये ख्याल जब आता है, उसी वक्त एक दूसरा ख्याल भी आता है, अरे करके दिखाएंगे, अपन नहीं मरेंगे। तो आप कहीं से भी किसी भी कारण से इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर आप इस तरीके की मानसिक स्थिति में आ जाए, तो मेरी बात ये ध्यान रखिएगा कि उसी ख्याल को आने दीजिए अगर आता है तो, लेकिन दूसरा ही ख्याल आप ले आइए कि करेंगे ना भाई, करके दिखाएंगे। सफलता और असफलता अब मेरे हिसाब से वो नहीं रह गई कि मैंने कितना काम किया है, मैंने कितने सीरियल फिल्म किए हैं, मुझे अवार्ड कितने मिले हैं, ये मेरी सफलता का पैमाना अब नहीं रहा है। अब मैं समझता हूँ कि मैंने प्रयास कितने किए हैं। क्या मैं पिच पे खड़ा रहा? ये टेस्ट मैच है, रन बनाए नहीं पता मुझे कितने, लेकिन मैं पिच पे अपना बैट लेके एक छोर पे खड़ा रहा, ये मेरी सफलता है। और ये ही सफलता की परिभाषा मैं समझता हूँ कि सही है कि आप जो करना चाहते हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं यार हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं यार, भाई होता नहीं है, पता नहीं यार बर्थडे क्या बात है, होता ही नहीं है। मगर नहीं होता है तो आप तो करते रहिए। अब जैसे जिस तरीके के रोल मैं करना चाहता हूँ, जिस तरीके के अभिनय में दिखा सकता हूँ लोगों को, उस तरीके के रोल हमेशा तो नहीं मिलते। जो रोल मिलते हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड रहते हैं कि इसमें ऐसा ही करना है। अपना स्कोप निकालना पड़ता है, इम्प्रोवाइज भी आप कर लो उसमें कुछ छोटा मोटा, जैसे कॉमेडी कर रहे हैं तो उसमें कॉमेडी का इम्प्रोवाइज कर लीजिए, मगर आपको एक सीरियस एक्टिंग करनी तो वो उसमें नहीं हो सकती, तो अपना स्पेस भी खोजना पड़ता है। अब सोशल मीडिया वगैरह आ जाने से ये फायदा है कि आप अपना कुछ परफॉर्मेंस, जैसे मैंने काव्य पाठ चालू किया है, आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं और Facebook पे और तमाम जगह पर, और इस चैनल पर भी मेरी बहुत जल्दी कविताएं उपलब्ध होंगी, तो आप देखिए। वो क्यों कर रहा हूँ?
उसके मेरे दो कारण हैं। एक तो मैं अभिनेता हूँ, ये प्रथम कारण है। मैं किसी न किसी स्क्रिप्ट को परफॉर्म तो करता ही हूँ, और मैं किसी न किसी स्क्रिप्ट को परफॉर्म तो करता ही हूँ। तो हमारे देश में इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं, इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन कविताओं को आप सुन लेते हैं जब, तो आपको लगता है कि यार अद्भुत है। और कोई कह नहीं रहा, क्योंकि अब नई पीढ़ी आ गई है। मेरा प्रयास है कि जो इंस्टाग्राम पे 13 से 18 24 साल तक के जो बच्चे हैं, जो किसी के भी गाने, हनी सिंह, बादशाह, बुराई कुछ नहीं उनमें भी, लेकिन वो उपलब्ध होते हैं इसलिए उनको गुनगुनाते हैं। मैं कविता को उस तरीके से ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ म्यूजिक के साथ। और मुझे बड़ा खुशी मिलती है जब मुझसे नई उम्र के बच्चे या बच्चियां पूछते हैं कि धूमिल की कविता आपने जो पढ़ी, मोची राम, मैंने उनके बारे में सर्च किया, मजा आ गया, तो मुझे लगता मैं सफल हो गया। अपना अभिनय तो किया ही, मगर उस कविता और उस काव्य के साथ बहने से जो नई पीढ़ी है उनको पता चला कि भाई हमारे देश में ऐसे बड़े महान कवि भी हैं जिनकी कविताएं हैं। हिंदी साहित्य की तरफ लोगों को ले जाने का एक ये रास्ता है। तो आप भी अपना स्पेस खोज सकते हैं। जिस भी चीज को आपको कर रहे हैं उसमें आप को पता नहीं कितना काम सामने वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मगर आप अपना स्पेस खोज सकते हैं और उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता है ज्यादातर, अगर आप करना चाहें तो। ये जीवन, एक चीज ये होती है कि किस्मत से चलता चला जाता है, दूसरी चीज ये होती है कि नहीं चलता है और आप चलाओ। बोल दिया है आपको डॉक्टर ने कि आप चल नहीं पाओगे, तब आप चलने की कोशिश करो, क्योंकि डॉक्टर आपको एक संतुलित सलाह देगा। ये तो आप जानते हो ना कि आप कितना चल सकते हो, ये तो आपको पता है ना कि आप कितना कर सकते हो। तभी तो जिनकी टांग कट जाती है वो एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं, और जिनकी टांगे हैं वो चल भी नहीं रहे, बैठे हुए हैं पुलियाओं पे। जिनके हाथ कट गए वो चित्र बना रहे हैं मुंह से, पाँव से, गाड़ी चला रहे हैं। और जिनके सब कुछ है उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास कितनी की दौलत है। तो कविता मैंने पढ़ी थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, तुम्हारे साथ रहकर। उसमें एक लाइन थी कि सामर्थ्य सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। आपके अंदर जो सामर्थ्य पैदा होता है वो आपकी इच्छा से पैदा होता है, वो उसका दूसरा नाम है। अगर आपके अंदर इच्छा बलवती हो गई तो सामर्थ्य पैदा होगा, सामर्थ्य पैदा हो गया तो अवसर पैदा होंगे, अवसर पैदा हो गए तो आपका परफॉर्मेंस निकलेगा, और निकलेगा तो यही तो आप चाहते थे। इच्छा कीजिए, सामर्थ्य बनाइए, मेहनत करिए। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता मैं, मगर जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए शायद मेरी कुछ बातें उपयोगी हो सकती है। देखिए, इंसान होने का फायदा ये है कि हमको सब गलतियों को करने की जरूरत नहीं है। हम आग का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, अब वो किसी ने कर दिया था, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अनुभव से, दूसरों के अनुभव से, दूसरों की खोज से सीख के हम अपने जीवन को चलाते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजों का उपयोग करते हैं वो किसी और ने खोजी है, लेकिन हम उसका उपयोग कर रहे हैं। हमें ठंड लग रही तो हम जैकेट पहन ले रहे हैं, हीटर चला दे रहे हैं, ये हमने नहीं खोजा। इसी तरीके से हमको लोगों के अनुभव का उपयोग करके किसी भी लाइन में आगे जाने से फायदा हो सकता है आप उस अनुभव को पूरी तरीके से खारिज कर दें, पर सुने, गुने, समझें, और समझने के बाद आपको लगे कि नहीं भाई ये बात मेरे लिए ठीक है या ठीक नहीं है। नहीं है तो नहीं माने, और है तो है, आप उसको मान सकते हैं। तो इतनी चीजें जो अनकही इस वीडियो में है उसको भी सुनिएगा। जहां पर मैंने बोला है वो तो सुनिएगा, जहां पे चुप हुआ हूं उसको ज्यादा सुनिएगा। शायद हम जानवरों से भी कनेक्ट हो जाते हैं, कुत्ते से, चिड़िया से, बिल्ली से। इंसान से कनेक्ट होना तो बहुत आसान होता है, और इंसान से कनेक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने ही बैठा हो। आप उसकी किताब पढ़ के, आप उसके लेक्चर सुन के, आप उसकी बातें सुन के, ऑडियो सुन के समझ सकते हैं। उस भाव पर, उस स्थान पर, उस मनस्थिति पर आप पहुंच सकते हैं जिस पे से वो बात कही है,
या वो चीज बनी है, किसी ने पेंटिंग बनाई, आप उस पेंटिंग को देख के गहन उसमें जाके उस चित्रकार की मनोदशा का अवलोकन कर सकते हैं। तो वो विधा का आपको अंदर अपने विकास करना पड़ेगा कि हमको दूसरे के अनुभव से कैसे फायदा उठाना है। जरूरी नहीं हमको वो गलती करनी ही करनी है, कि हम वो गलती करेंगे, जाएंगे, टकराएंगे, गिरेंगे, फिर ही सीखेंगे। अगर वैसा करना का मन चाहे तो स्वतंत्रता तो चारों तरफ है, आप वैसा भी कर सकते हैं। अभिनय करने के लिए जो लोग उत्सुक हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि वो अपना परफॉर्मेंस बनाएं, पहले काफी दिनों तक बनाएं और उसको देखें, डालें नहीं, पोस्ट ना करें, उसको देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं, क्योंकि जब आप खुद करोगे उसके बाद आप देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लग सकता है कि यार अच्छा तो किया है, पर आपकी कमियां कोई और बताएगा। फिर उन कमियों पे सुधार करके, और सुधार आपको भाषा पे करना पड़ेगा। जब हम किसी क्षेत्र में रहते हैं तो हमको एक वहाँ का एक्सेंट होता है, वो आ जाता है। मैं होशंगाबाद से जब गया था तब मैं होशंगाबाद बोलता था ऐसे, मुझे उर्दू की जानकारी बोल देता था, जानकारी की जगह कभी नुक्ते कहीं लगा देता था। भाषा, क्योंकि ये भाषा का माध्यम है, तो भाषा पे काम करना बहुत जरूरी है। जो भी भाषा आप बोले उसको साफ सुथरी और बहुत अच्छे से सीख के बोलें, और रिकॉर्ड करके खुद सुने कि आप कैसा बोलते हैं, दूसरे को सुनाएं। हो सकता है आपको ना समझ में आए तो कोई दूसरा आपको बताए कि ये सही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं बड़ी अच्छी हिंदी बोलता हूँ यहाँ से जाते वक्त। जब मैं वहां पहुंचा तो करीब 5 तरह की गलतियां मेरी हिंदी में निकली, और वो लोगों ने मुझे बताया, जो उस वक्त मेरे अहंकार को बहुत चोट पहुंची। मैंने माना भी नहीं एक दो लोगों को कि मैं ऐसा बोलता हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैंने होशंगाबाद कहा, मैंने तो होशंगाबाद कहा था। अब मैं होशंगाबाद भी होशंगाबाद हू लगाता था। तो हमको जो भाषाई समस्याएं होती हैं वो आप रिकॉर्ड करके, ये करके, वो करके, सुन के, लोगों के सामने परफॉर्म करके, सुना के, और रिकॉर्ड करके सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आप खुद भी बार बार देख सकते हैं। वो कीजिए और उससे फिर आपको बहुत फायदा होगा। और बाकी आप जिस लाइन में जाना चाहें पूरा अपने आप को उसकी रिसर्च में लगा दें। और अब का जमाना इतना सही है भाई कि आप गूगल दबाइए, आपको सब चीजों की जानकारी मिल जाती है। हमारे टाइम ना था, ये न चीजें ना थी, न तो हम शायद यहीं से बैठ के बहुत चीजें कर लेते जो अभी कर रहे हैं। तो अभी आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं, आपको उठा के ले जाएंगे लोग खुद। अगर आपकी चीजें चलने लगी तो आप अपनी यहाँ पे जिंदगी भी जी सकते हैं। मतलब मैं ये एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन को, अपने परिवार को और इनको जिम्मेदारियों की वजह से नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कुछ अभिनय और ये करें, तो कोई रोक नहीं रहा आपको। आप करिए, अपने अभिनय की जो आपके अंदर अभिव्यक्ति है उसको निकालिए, सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर डालिए, और बिल्कुल चिंता मत कीजिए कितने लोग देखते कितने नहीं देखते। आप देखिए, परिवार को दिखाइए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी। अगर अच्छी चीज होगी तो गुलाब यहाँ लगा होगा तो साफ खुशबू तो आएगी इसमें, उसके बाहर भी जाएगी। अगर अच्छी कला होगी तो खुशबू जाएगी उसकी बाहर। ये मेरा आप लोगों को संदेश भी था, मेरी जीवन की कथा थी जिसमें थोड़ी सी व्यथा थी, और व्यथा के बिना कथा नहीं होती, ये बात भी तय है। किसी चीज की कीमत चुकाए बिना आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कीमत या तो पहले देनी पड़ती है या बाद में देनी पड़ती है, और मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और कविताएं जो मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ उनको भी देखने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके काम आ सकती है अगर आप अभिनय के क्षेत्र में हैं। और भी बहुत लोगों की कविताएं वो भी देखिए, और भी बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें, सब देखिए, सबको देखने के बाद निर्णय लीजिए, और अपने भी बनाइए और उस पर निर्णय लीजिए। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है, क्योंकि सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। नमस्कार।